ये आकाशवाणी दिल्ली है। संसद के कल से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक में सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज शहदरा जिले में पुराने लोहे वाले पुल के पास स्थित बाढ़ राहत शिविरों का औचक निरीक्षण किया। कांग्रेस ने दिल्ली सरकार पर बाढ़ राहत शिविरों में रह रहे लोगों को पर्याप्त सुविधाएं न देने का आरोप लगाया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने फर्जी तरीके से पुलिस में भर्ती कराने वाले एक गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया और उपभोक्ता मामले विभाग ने राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ एनसीसीएफ और राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड को 70 रुपये प्रति किलो की खुदरा कीमत पर टमाटर बेचने का निर्देश दिया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के कल से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले आज हुई सर्वदलीय बैठक में सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा। संसद परिसर में हुई बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सत्र के दौरान 31 विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि सरकार मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। अपोजिशन पार्टीज हैव आल्सो गिवन और कुछ हमारा सहयोगी दल भी सजेशन दिया है और सभी पार्टियां मणिपुर के बारे में चर्चा की मांग कर रहे थे। जब माननीय स्पीकर और चेयरमैन डेट डिसाइड करेंगे, समय डिसाइड करेंगे और जो भी इश्यू है नियम और प्रक्रिया के अनुसार स्पीकर और चेयरमैन के परमिशन के साथ सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पार्टी सत्र के दौरान मणिपुर हिंसा, ओडिशा रेलगाड़ी दुर्घटना, बाढ़, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और भारत की सीमा पर हालात सहित अन्य मुद्दों को उठाएगी। बैठक में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल, कांग्रेस के जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, अन्ना द्रमुक के नेता एम थम्बी दुरई और जनता दल यूनाइटेड के ललन सिंह सहित कई नेता शामिल हुए। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सत्र से पहले सदन की विधायी कार्य समिति की बैठक की अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट। अगले महीने की 11 तारीख तक चलने वाले इस मानसून सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक, जैविक विविधता संशोधन विधेयक, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, वन संरक्षण संशोधन बिल, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग बिल सहित कई विधेयक इस सत्र के दौरान लाए जाने की उम्मीद है। संसद का यह सत्र लोकसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी गठबंधन एनडीए और विपक्ष के बने नए गठबंधन आईएनडीआईए के बैठकों के 2 दिन बाद हो रहा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग संसद के समक्ष मुद्दों पर आज रात एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में सांसद और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रवक्ता सत्र के दौरान अपनी पार्टियों द्वारा उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर आज रात अंग्रेजी में इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। इसी प्रकार एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर हिंदी में संसद के समक्ष मुद्दे विषय पर वार्ता प्रसारित होगी। दोनों कार्यक्रम रात 9:30 बजे से रात 10 बजे तक प्रसारित होंगे। रेडियो के अलावा आप ये कार्यक्रम हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने अगला लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ने का संकल्प लिया है और कहा है कि ये गठबंधन भारी बहुमत से लगातार तीसरी बार सत्ता में आएगा। कल नई दिल्ली में हुई एनडीए की बैठक में 29 दलों ने हिस्सा लिया। प्रस्ताव में कहा गया है कि विश्व के सबसे अधिक लोकप्रिय नेता श्री मोदी पर लाखों भारतीयों का अटूट विश्वास है। एक रिपोर्ट। प्रस्ताव में कहा गया है कि पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की कल्पना को अच्छी भावना के साथ साकार किया है।
सुशासन और विकास की यात्रा में सभी वर्गों, क्षेत्रों और समुदायों की भागीदारी रही है। प्रस्ताव में कहा गया है कि विपक्ष के सामने पहचान और प्रासंगिकता का संकट है और वो आज भ्रमित और भटका हुआ है। ये भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए सरकार का समर्थन 2014 की तुलना में 2019 में कई गुना बढ़ गया। इसमें कहा गया है कि मतदाता विपक्षी दलों के झूठ, अफवाह और बेबुनियाद आरोपों को खारिज करते रहे हैं और देश एनडीए गठबंधन के नेतृत्व पर भरोसा जता रहा है। एनडीए से जुड़े सभी राजनीतिक दलों ने श्री मोदी के नेतृत्व में 2019 की तुलना में 2024 में और अधिक बहुमत के साथ जीत हासिल करने का पूर्ण विश्वास व्यक्त किया। शिवसेना के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बैठक में इस संकल्प का प्रस्ताव किया, जिसका एआईएडीएमके के नेता के पलनीसामी और असम गण परिषद के अतुल बोरा ने समर्थन किया। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज शहदरा जिले में पुराने लोहे वाले पुल के पास स्थित बाढ़ राहत शिविरों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राहत शिविरों में सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर राजस्व विभाग, दिल्ली पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और वन विभाग समेत नगर निगम के अधिकारी उपस्थित थे। राहत शिविरों के आसपास सांपों को पकड़ने के लिए वन विभाग की रैपिड रिस्पांस टीम भी मौके पर मौजूद रही। एक रिपोर्ट। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि पिछले कई दिन से दिल्ली में बारिश नहीं हो रही है और यमुना नदी का जल स्तर भी धीरे धीरे कम हो रहा है। इसके बावजूद बाढ़ प्रभावित इलाकों में जल भराव अभी भी पूरी तरह से सूखा नहीं है। वहां गाद और कीचड़ की स्थिति बनी हुई है। श्री राय ने बताया कि ऐसे में सभी मंत्री दिल्ली के प्रत्येक जिले में बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों को सुनिश्चित कर रहे हैं। सांपों की समस्याओं से बाढ़ प्रभावितों को निजात दिलाने के लिए वन विभाग ने 6 रैपिड रिस्पांस टीमें गठित की हैं, जो सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में काम कर रही हैं। पर्यावरण मंत्री ने लोगों से सांपों को नुकसान न पहुंचाने की अपील भी की है। उन्होंने बताया कि रैपिड रिस्पांस टीम द्वारा अभी तक 30 सांप पकड़े गए हैं, जिन्हें सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया है। रहीसुद्दीन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। लोक निर्माण मंत्री आतिशी ने आज राजघाट शांतिवन और आईटीओ के पास रिंग रोड पर चल रहे जल निकासी के काम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजघाट एक राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है। उन्होंने बताया कि पूरे परिसर से बाढ़ के रुके हुए पानी को निकालने के लिए केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम की सभी एजेंसियां साथ मिलकर काम कर रही हैं। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि लगभग 250 एकड़ का ये पूरा परिसर एक कटोर नुमा आकार का है, जिसमें बाढ़ का पानी आकर रुक जाता है। उन्होंने कहा कि पूरे परिसर से जल्द पानी निकालने के लिए बड़ी संख्या में पंप तैनात किए गए हैं, जिनसे दिन रात जल निकासी की जा रही है। कांग्रेस ने दिल्ली सरकार पर बाढ़ राहत शिविरों में रह रहे लोगों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं दे पाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं ने आज दिल्ली सरकार द्वारा संचालित राहत शिविरों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं के बारे में लोगों से बातचीत की। प्रदेश कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष अनिल भारद्वाज ने बताया कि बाढ़ प्रभावितों की सहायता के लिए सरकार द्वारा संचालित राहत शिविरों में पीड़ितों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के कुप्रबंधन के चलते बाढ़ पीड़ितों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। श्री भारद्वाज ने बताया कि कांग्रेस द्वारा संचालित राहत शिविरों में नियमित तौर पर बाढ़ राहतों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने फर्जी तरीके से पुलिस में भर्ती करवाने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में 3 दिल्ली पुलिस के कर्मचारी और 3 परीक्षा केंद्र के कर्मचारी हैं। अपराध शाखा ने बताया कि एक शिकायत पर जांच के बाद इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शाखा ने आगे बताया कि इस गिरोह ने वर्ष 2020 में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित हुई पुलिस पुरुष और महिला कार्यकारी भर्ती में एक व्यक्ति का फर्जी तरीके से चयन करवाया था। 5 अगस्त को प्रगति मैदान में 2 दिन के पुस्तकालय महोत्सव 2023 का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। नई दिल्ली में पत्रकारों को जानकारी देते हुए केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि महोत्सव में पुस्तकालय और डिजिटल पुस्तकालय दोनों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि पुस्तकालय का महत्व हमेशा बना रहेगा। श्री मेघवाल ने कहा कि पुस्तकालयों का विकास सरकार की प्राथमिकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉगिन कर सकते हैं। भारत कल नई दिल्ली में पारंपरिक औषधियों पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत आसियान सम्मेलन लगभग एक दशक के बाद हो रहा है और इसमें कंबोडिया और वियतनाम सहित 10 आसियान देश भाग लेंगे। एक रिपोर्ट। सम्मेलन का उद्देश्य भारत और आसियान देशों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और पारंपरिक दवाओं के क्षेत्र में भविष्य के सहयोग की रूपरेखा तैयार करना है। आयुष में चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों में एक्ट ईस्ट पॉलिसी के विस्तार की अभूतपूर्व क्षमता है। पिछले 9 वर्षों में आयुष क्षेत्र कई गुना बढ़ा है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आयुष विभाग को एक स्वतंत्र आयुष मंत्रालय में बदला था। मंत्रालय ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, ब्राजील, जर्मनी के कई शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मधुमेह, कैंसर, मानसिक स्वास्थ्य और कोविड जैसी संक्रामक रोगों के लिए आयुष में उच्च शोध कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शशांक कुमार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कल नई दिल्ली में वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर बैठक 2023 का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन की इस बैठक का उद्देश्य सहयोग के माध्यम से खाद्य सुरक्षा प्रणाली और विनियामक ढांचे के विकास के लिए वैश्विक विनियामक मंच तैयार करना है। इस बैठक से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नीतियों के आदान प्रदान का अवसर मिलेगा। उभरते खाद्य खतरों, नई प्रौद्योगिकियों और उपभोक्ताओं की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बैठक में खाद्य सुरक्षा नीति पर उचित दृष्टिकोण तैयार किया जाएगा। शिखर बैठक में वैश्विक विनियामक ढांचा, वैश्विक खाद्य सुरक्षा की चुनौतियां और समाधान तथा खाद्य सुरक्षा और मानव स्वास्थ्य पर पशु चारे का प्रभाव सहित कई तकनीकी सत्र आयोजित होंगे। केंद्र सरकार ने टमाटरों के मूल्य में फिर कमी की है। उपभोक्ता मामले विभाग ने राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ NCCF और राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड को 70 रुपये प्रति किलो की खुदरा कीमत पर टमाटर बेचने का निर्देश दिया है। NCCF और नेफेड द्वारा खरीदे गए टमाटरों को शुरुआत में 90 रुपये प्रति किलो और फिर 16 जुलाई से 80 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा गया। टमाटरों की कीमत में कमी होने से उपभोक्ताओं को और फायदा होगा। उपभोक्ता मामलों के विभाग के निर्देश पर NCCF और नेफेड ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की मंडियों से टमाटर खरीदे और दिल्ली सहित अन्य उपभोक्ता केंद्रों पर रियायती दरों पर बिक्री की। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में NCCF और नेफेड ने 14 जुलाई से टमाटरों की बिक्री शुरू की है। राजधानी के कुछ इलाकों में आज हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा है कि कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात में आज बारिश की संभावना है और उसके बाद अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक वर्षा होने का अनुमान है। अगले 5 दिनों तक ओडिशा में और आने वाले 2 दिनों में छत्तीसगढ़, विदर्भ और तेलंगाना में अत्यधिक वर्षा की संभावना है। 23 जुलाई तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान में हल्की से मध्यम और तेज वर्षा के साथ अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर और आसपास के पूर्वी भारत में कम वर्षा की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के कल से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक में सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज शाहदरा जिले में पुराने लोहे वाले पुल के पास स्थित बाढ़ राहत शिविरों का औचक निरीक्षण किया। कांग्रेस ने दिल्ली सरकार पर बाढ़ राहत शिविरों में रह रहे लोगों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं दे पाने का आरोप लगाया है।
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने फर्जी तरीके से पुलिस में भर्ती करवाने वाले एक गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और उपभोक्ता मामले विभाग ने राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ NCCF और राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड को 70 रुपए प्रति किलो की खुदरा कीमत पर टमाटर बेचने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।